हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इससे पहले वीडियो में हमने चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा था। ये चंद्रवंश से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है। यदि इससे पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कीर्तिचंद की बात करते हैं तो ये चंद्रवंश का 37वां राजा था और इसका जो शासनकाल 1488 से लेकर 1503 ईस्वी तक रहा था। और यह जो कीर्तिचंद यह रतनचंद का पुत्र था और यह गढ़वाल शासक अजयपाल के समकालीन था। अजयपाल के क्या था? समकालीन था। अजयपाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अजयपाल गढ़वाल का जो परमार वंश था। कौन सा? परमार वंश। उसका सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे शक्तिशाली राजा। तो जो परमार वंश था उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अजयपाल। इसने क्या किया था? जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ सबको क्या किया था? एक किया था। 52 गढ़ों को एक करने में अजयपाल का ही योगदान था। और इसलिए अजयपाल को जो अजयपाल था इस गढ़वाल का बिस्मार्क बोलेगा। यदि पूछा जा कि गढ़वाल का बिस्मार्क कौन है तो अजयपाल। इस गढ़वाल का अशोक बोले जाता है। गढ़वाल का अशोक अजयपाल को बोले जाता है। इसे गढ़वाल का दुर्योधन कहा जाता है। तो इस कहीं उपनाम इसके अजयपाल के। जो कीर्तिचंद है, इसने कीर्तिचंद ने क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया और उस समय जो गढ़वाल का शासक था अजयपाल था। और अजयपाल के साथ बधानगढ़ युद्ध होता। बधानगढ़ युद्ध और होता 1491 ईस्वी में। कब होता है? 1491 ईस्वी में अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य युद्ध होता है बधानगढ़ का, जिसमें कीर्तिचंद जीत जाता है और अजयपाल की क्या होती है? इसमें पराजय हो जाती है, हार जाता है। अब आता है भीषणचंद। भीषणचंद चंद्रवंश का 43वां राजा था जिसका शासनकाल था 1555 से लेके 1560 का शासनकाल इसका माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दरबारी षड्यंत्र के कारण इसके खिलाफ दरबारी षड्यंत्र लोगों ने इसके खिलाफ दरबार में षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इसे सत्ता से हटाने की कोशिश की। तो इसने क्या किया? उसी समय इसे पता लगा कि जो लोग अब मेरे खिलाफ है मेरे दरबार में, तो इसने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा ले जाने का प्रयास किया। इसने सोचा कि चंपावत में मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे जा रहा है, इसलिए मैं राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लेके जाऊंगा। इसने करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी पुरानी दुश्मनी थी। रामगढ़ का एक सरदार था, रामगढ़ का सरदार। इसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी भीषणचंद की। एक बार फिर से भीषणचंद ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास किया तंत्र के कारण। लेकिन क्या हुआ? जो रामगढ़ का सरदार था उसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए वो राजधानी स्थानांतरित नहीं कर पाया। और इसकी जो महत्वपूर्ण घटना अल्मोड़ा में इसने क्या करा? खगमरे किले का क्या करा? निर्माण किया। आपसे पूछ ले जाएगा खगमरा किला किसने बनवाया? तो किसने निर्माण किया इसका? भीषणचंद ने। और जो भीषणचंद था यह चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद राजधानी कहाँ चलेगी? अल्मोड़ा में चलेगी। तो शासन कहाँ से होगा? अल्मोड़ा से होगा। इसलिए चंपावत में सिर्फ ये अंतिम शासक था जिसने शासन किया। अब आता है भीषणचंद के बाद बालो कल्याण चंद। जो बालो कल्याण चंद था ये चंद्रवंश का 44वां राजा था और इसका जो शासनकाल होता है 1560 से लेकर 1568 तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भीषणचंद था, भीषणचंद, उसका कोई पुत्र नहीं था। और जो बालो कल्याण चंद था, बालो कल्याण चंद, ये उसने गोद लिया था। क्या लिया था? गोद लिया था। और इस चीज की जो जानकारी है वो मिलती है इसके ताम्रपत्र इसका प्राप्त होता है काला पानी गाढ़ पिथौरागढ़। ऐसा माना जाता है कि भीषणचंद का कोई पुत्र नहीं था
और बिशन चंद ने बालो कल्याण चंद को क्या लिया गया था, गोद लिया था। और इस चीज की जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, ताम्रपत्र, जो इसके ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं काला पानी घाट से, पिथौरागढ़ से, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। और ऐसा भी पता लगता कि जो बालो कल्याण चंद था इसने जो विवाह किया था वो डोडी नरेश, जो डोडी के नरेश थे मल्लवंशी उनकी राजकुमारी से विवाह किया था। और राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत इसने क्या किया, सोरा प्रांत, कौन सा प्रांत, सोरा प्रांत उनसे मांग लिया कि मुझे देश के रूप में क्या चाह रहा, सोरा प्रांत चाह रहा। और उस समय जो शासक था वो था हीरामल, कौन था, हीरामल। और हीरामल ने अपनी बहन को सोरा प्रांत दे दिया। क्या दे दिया, सोरा प्रांत। तो ये भी आपको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से कि जो बालो कल्याण चंद था इसके ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं काला गाड़ पिथौरागढ़ से प्राप्त होते हैं। और उनमें पता लगता कि इसका जो विवाह था वो मल्लवंशी राजकुमारी से हुआ था। और इसने मल्लवंशी राजकुमारी के सामने सोरा प्रांत मांगने की क्या रखी थी, मांग की थी। और उन्होंने दहेज के रूप में अपनी बहन को ये भेंट स्वरूप दे दिया था। इसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि इसके पिता की इच्छा क्या थी कि जो राजधानी वो चंपावत से कहाँ ले जाएगा, अल्मोड़ा ले जाएगा। तो इसने ऐसा ही किया। 1563 में इसने राजधानी चंपावत से खगमाराकोट अल्मोड़ा में क्या कर दी, स्थानांतरित कर दी। क्योंकि जो उसके पिताजी थे उन्होंने तो करने का प्रयास किया लेकिन राजधानी ट्रांसफर नहीं हो पाई क्योंकि उनकी पहले हत्या हो गई थी। फिर 1563 में, सन भी अच्छी तरीके से याद रखना, ये सन भी बहुत पूछा था। 1563 में बालो कल्याण चंद ने जो राजधानी ट्रांसफर कर दी अल्मोड़ा के अंदर। तो ये पूछने जा कि चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन लेगा, तो बालो कल्याण चंद। फिर था कल्याण चंद ने 1563 में इसने दो काम करे। 1563 में अल्मोड़ा के पलटन बाजार के अंदर, जो पलटन बाजार था उसके अंदर जो छवनी थी, छवनी के अंदर इसने क्या किया, लाल मंडिया किले का निर्माण किया। किसका, लाल मंडी के किले का निर्माण किया। आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाएगा लाल मंडी के किले का निर्माण किसने किया, तो आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद ने। लेकिन 1816 ईस्वी में, क्योंकि 1816 ईस्वी के आसपास यहाँ से गोरखों का शासन था। गोरखों के ऊपर क्या होता, जो अंग्रेज होते हैं वह आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद उन्हें हरा देते हैं। हराने के बाद जो लाल मंडी का किला, लाल मंडी का जो क्या है किला, इसी का नाम क्या कर दिया था, फोर्ट मोइरा रख दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने लाल मंडी के किले को क्या नाम दिया, फोर्ट मोइरा। और यहाँ से इनके प्रशासनिक काम चले। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद्रवंश में मिला लिया। कल्याण चंद ने अपने शासन के दौरान स्थानीय स्वशासन, कौन सी पद्धति अपनाई, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज पद्धति को उन्होंने अपनाया। कौन सी पद्धति अपनाई, पंचायती। तो यदि पूछ लिया पंचायती पद्धति किस शासक ने अपनाई थी, तो सर्वप्रथम किसने अपनाई थी, बालो कल्याण चंद्र अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता रुद्रचंद। जो रुद्रचंद था यह चंद्रवंश का 45वां शासक है और इसका जो शासनकाल है 1568 से लेकर 1597 तक इसने क्या किया है, शासन किया। रुद्रचंद के समय, जब रुद्रचंद का शासनकाल होता तो रुद्रचंद के समय नखलऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। और कुमाऊं के कुछ क्षेत्र इसने क्या कर लिए, जीत लिए। और जो इसने क्षेत्र जीतते उन क्षेत्रों पे इसने क्या किया, जो इसके समर्थक थे उन समर्थकों को नियुक्त कर गए, क्या हो गया, वहां से चलेगा। इसने अपने सेनापति, जो इसका सेनापति था पुरुषपंथ, इसे पुरुषोत्तम पंथ भी बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि रुद्रचंद का सेनापति कौन था, पुरुषपंथ। या पुरुषपंथ किसका सेनापति था, रुद्रचंद। तो पुरुषपंथ की सहायता से इसने सीरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सीरा क्षेत्र जीत लिया। और रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा अकबर के समकालीन कौन सा राजा था चंद्रवंश का, तो अकबर के समकालीन कौन था, रुद्रचंद। और रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता को क्या किया था, स्वीकार। इसने अकबर की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। 1587 ईस्वी में। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की, तो 1587 में इसने अकबर की अधीनता को क्या किया है, स्वीकार किया। और इस चीज की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, जहांगीरनामा से।
अकबरनामा से नहीं, जहांगीरनामा से इस चीज की जानकारी मिलती है कि इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की है 1587 ईस्वी में। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके आगामी परीक्षाओं में छपेगा, ये पूछ लिया जाएगा। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया, मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, रुद्रचंद। रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण करवाया, कहाँ से करवाया, अल्मोड़ा में। कहाँ करवाया, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट था फिर हमारा जो रुद्रचंद था, ये रुद्रचंद गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के समकालीन था। ये दोनों आपस में युद्ध होता, रुद्रचंद और जो गढ़वाल का शासक था बलभद्र शाह के मध्य युद्ध होता। बधानगढ़ का युद्ध, कौन सा युद्ध था, बधानगढ़ युद्ध। क्योंकि जो गढ़वाल था, गढ़वाल में 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में से एक गढ़ था बधानगढ़, और ये बहुत ही खतरनाक था, इसके ऊपर बहुत युद्ध होते हैं। तो बधानगढ़ का युद्ध होता है इनके मध्य, होता 1581। यदि आपसे सर पूछ ले जा कि बधानगढ़ युद्ध कब हुआ, तो बधानगढ़ युद्ध था 1581 में, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य। और इसमें जो रुद्रचंद का सेनापति होता, प्रमुख सेनापति पुरुषपंत क्या हो जाता है, मारा जाता। और इस बधानगढ़ के युद्ध को ही ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं, ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया ग्वालदम का युद्ध कब हुआ, तो 1581, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। जो रुद्रचंद होता, रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णायक पुस्तक की रचना की है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेगा कि त्रिवेणिक धर्म निर्णायक पुस्तक की रचना किसने की है, तो रुद्रचंद ने। त्रिवेणिक धर्म निर्णायक पुस्तक की रचना किसने की है, रुद्रचंद। और इसमें क्या किया, जो समाज होता उसे समाज को बांटा गया, समाज को बांट दिया गया जातियों और वर्णों में। इस धर्म ग्रंथ के अंदर समाज को किसके अंदर बांटेगा, जातियों और वर्णों के अंदर विभक्त किया गया। रुद्रचंद ने ब्राह्मणों को निम्न वर्गों में बांटा, ठीक है। जो सबसे अव्वल दर्जे का ब्राह्मण होते उन्हें बोले जाता चौथानी ब्राह्मण, फिर तिथानी ब्राह्मण, फिर आता तितालीय ब्राह्मण, तितेलीय ब्राह्मण, फिर आता ओली ब्राह्मण। जो ओली ब्राह्मण होते हैं, ओली ब्राह्मण, ये ओले पढ़ने पर, क्या पढ़ने पर, ओले पढ़ने पर जनता को सतर्क करते हैं, जनता को क्या करते हैं, सतर्क। और राजा जो जितने शाही होते हैं उन सभी को, लोगों को ये क्या करते हैं, सतर्क करते हैं, इसलिए ना ओली ब्राह्मण बोलेगा। फिर आता है छयोडे, ये छयोडे होते हैं, इसने बोला कि ये सेवा करते हैं, क्या करते हैं, सेवा का कार्य, दरबार में क्या कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करने वाले को छयोडे बोलेगा। ओडी 15 समस्त जनता। तो याद रखना है, रुद्रचंद ने ब्राह्मणों को निम्न वर्गों में बांटा, चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण, तितेलीय ब्राह्मण और ओली ब्राह्मण। फिर जो अन्य जो राज दरबार में सेवा करते, दरबार में क्या करते, सेवा करते, सेवा कार्य करने वालों को क्या बोलेगा, छोड़ो। फिर उसके बाद कोड़ी 15 जो शेष समझ जनता होती है, उस रुद्रचंद ने कहा कोड़ी 15 बोला शेष समझ जनता को। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, एक था शक्ति गुसाई और दूसरा था लक्ष्मीचंद। तो रुद्रचंद के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र, पहला था शक्ति गुसाई, दूसरा था लक्ष्मीचंद। ऐसा माना जाता है जो शक्ति गुसाई था ये बचपन से ही अंधा था, कब से अंधा था, बचपन या जन्म से। तो जो शक्ति गुसाई था ये तो जन्म से अंधा था, इसलिए जो अगला उत्तराधिकारी बनता चंद्रवंश का वो था लक्ष्मीचंद। फिर था जो पुरुषोत्तम पंत ग्वालदम के 2 मारा जाता, उसे कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट बुश कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉबर्ट बुश। यदि पूछ ले जा कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट बुश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम पंत या पुरुष पंत। फिर था लक्ष्मीचंद
ये चंद्रवंश का 46वां शासक था और इसका जो शासनकाल है 1597 से लेकर 1621 तक होता। और ये रुद्रचंद का दूसरा बेटा था। मनोदय काव्य में लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से मनोदय काव्य में लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मीचंद था वो लाखोली बिराली भी कहते हैं। लाखोली बिराली का मतलब होता कि जब मुगल आवते, मुगलों के सामने, क्योंकि मुगलों का उस समय क्या था, जोर था, प्रशासन ज्यादा शक्तिशाली थे, तो मुगलों के सामने यो भीगी बिल्ली की तरह रहा था। कैसा रहता है? मुगलों के सामने भीगी बिल्ली की तरह। तो इसलिए बोलते हैं लाखोली बिराली, इसलिए से लाखोली बिराली भी कहते हैं, यानी कि भीगी बिल्ली। लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो कौन था? गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद ने 2 कचेरी, 2 न्यायालयों का निर्माण करवाया। पहला था नोवाली। इसमें क्या होता है? इस कचेरी में जनता के मामले देखे जाते हैं, यानी कि जितनी भी जनता की समस्या, जनता की जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ जाएगी? नो वाली में जाएगी। फिर था बिस्टाले। बिस्टाले में क्या होता? जितने भी सैनिक मामले हो, यानी कि सैनिकों का जो युद्ध, ठीक है, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सैनिक मामले कौन देखेगा? कहाँ देखे जाएंगे? बिस्टाले। तो 2 न्यायालय बनाए, इसमें ध्यान रखना, एक में जनता के मामले और एक में सैनिक मामले। लक्ष्मीचंद ने कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। ये भी यहाँ से पूछ ले जाएगा कि किस शासक ने, किस चंद्रवंश के शासक ने कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा? 3 भागों में। तो किसने बांटा? लक्ष्मीचंद ने। पहला था सरदार। सरदार क्या होता? जो फरगने होते उनका जो शासक होता उसे क्या बोल रहे थे? सरदार बोल रहे थे। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, सरदार कितने आदमी थे, सुना होगा डायलॉग। तो जो फरगने के सरदार होते हैं, जो एरिया होता, तो उनके सरदार बनाए जाते हैं कि भाई इस फरगने का शासक तू है, ठीक है, तेरे अंडर आएगा। फिर आता है फौजदार। फौजदार क्या होता है? जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता, जो सेना होती है, सेना का जो अधिकारी होता बड़े वाला, उसे बोल रहे थे फौजदार। फिर नेगी। नेगी का काम क्या होता? अनाज के रूप में दस्तूर लेना। दस्तूर का मतलब लोगों से जो कर निर्धारित करेगा, कर निर्धारित करने वाला अधिकारी, यानी कि जिसने, जो राजा ने कर निर्धारित करा, लोगों से इकट्ठा करना, तो उसे क्या बोल रहे थे? नेगी बोल रहे थे। इसलिए ये नेग बोल रहे थे, जो इकट्ठा होता। तो लक्ष्मीचंद के बाद आता बाज बहादुर। बाज बहादुर चंद्रवंश का 50वां राजा था और जो उसका शासनकाल है 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर के समय नौलखिया माल या 84 माला तराई क्षेत्र में कठेरियों राजपूतों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लिया। जो किसकी कृपा फतेह? मुगलों की कृपा फतेह। जो ये पट्टी थी इसे बोलते हैं 84 कोस। 84 कोस लंबे भूभाग पर बाज बहादुर के समय क्या होता है? 84 कोस के एक लंबे भूभाग पर कठेरियों ने आक्रमण कर दिया। किन्होंने भाई? कठेरियों ने। कठेरियों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इस पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? बाज बहादुर की आय का मुख्य स्रोत था, क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष, यदि हम बात करते हैं प्रतिवर्ष, इस एरिया से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय थी। उस समय जो 9 लाख रुपए होते बहुत होते। इससे क्या होता? जब बाज बहादुर के इस एरिया पर कठेरियों ने कब्जा कर लिया तो बाज बहादुर को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत समस्या हुई। और उस समय जो मुगल शासक वो शाहजहां था। शाहजहां जिसने क्या बनवाया था भाई? ताजमहल। तो शाहजहां उस समय मुगल शासक था और जो कठेरी थे ये मुगलों की बहुत इज्जत करते, मुगलों का सम्मान करते और उनकी कृपा पे जी रहे थे। अब क्या होता? बाज बहादुर भागा परेशान था, बहुत बेचैन था। वो डायरेक्ट सीधा ही बहुत सारे उखाड़ लेकर, मूल्यवान वस्तु लेकर सीधा कहाँ जाता? शाहजहां के पास। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि शाहजहां के वह कौन सा चंद्रवंश शासक है जो शाहजहां के दरबार में मूल्यवान वस्तु लेकर गया? तो कौन है वो? बाज बहादुर। कहाँ जाता? शाहजहां के दरबार में। कौन जाता है? बाज बहादुर। बाज बहादुर ये शाहजहां के दरबार में जाता है। उस समय जो शाहजहां था वो परमार वंश या कह सकते हैं पवार वंश,
पंवार वंश को युद्ध की तैयारी में लगा था। एक बार फिर से जब शाहजहां के दरबार में बाज बहादुर जाता तो बाज बहादुर के समय ही जो शाहजहां था वो पंवार वंश पर आक्रमण ही करने वाला था, युद्ध करने की तैयारी में था। जैसे ही ये गया तो शाहजहां ने इसके सामने एक शर्त रखी। इसने कहा बाबूजी मेरा जो 84 लंबा भूभाग है उसे छुड़वा दो कठेरियों पर से। उसने कहा कोई बात नहीं है, वो तो हम तुम्हें वापस दिलवा देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त यह कि तुम ना मेरे साथ में मिलकर परमार वंश के साथ लड़ना मेरी ओर से। अब क्या होता है, बाज बहादुर ने कहा जी बिल्कुल मैं तो तैयार हूं। अब क्या होता है, इनके मध्य युद्ध होता है। तो शाहजहां बाज बहादुर मिलकर परमार वंश पर युद्ध करते हैं और युद्ध में क्या होता है, ये जीत जाते हैं। युद्ध में बाज बहादुर की बहादुरी देखी उसने, बाज बहादुरी, इसका साहस, बहादुरी के कारण जब देखा कि बाज बहादुर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी और बहुत हिम्मत वाला, तो इसीलिए बाज बहादुर को शाहजहां ने उपाधि दी, बहादुर की उपाधि, बहादुर या जमींदार। जमींदार यदि पूछ ले जा कि बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि किसने दी, तो किसने दी है, शाहजहां ने। बाज बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी है, या जमींदारी, तो ध्यान रखना जमींदारी या बाज बहादुर की उपाधि शाहजहां ने इसे दी है। और उसके बाद जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो ये कटेरियों से इसका जो भूभाग होता है वापस लौटा देता है, और ये खुश, बल्ले बल्ले। देखो बाज बहादुर मूल्यवान वस्तु लेकर शाहजहां के दरबार में गया। बादशाह शाहजहां के कहने पर कठेरियों राजपूतों ने इसके तराई क्षेत्र, इसके जो तराई क्षेत्र थे जिनसे 9 लाख रुपए आय हो रही थी, वे क्या कर दिए, वापस लौटा दिए। बाज बहादुर खुश। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों पर गूंठ भूमि दान दी। बाबा बता गूंठ भूमि, गूंठ भूमि, गूंठ भूमि क्या होती, मंदिरों की देखभाल व खर्च होने वाले अनाज की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिए जाने वाली भूमि। एक बार फिर से, जो बाज बहादुर था इसने क्या करा, जो कैलाश मानसरोवर यात्री होते हैं, ठीक है, उन्हें गूढ़ भूमि क्या दी, दान में दी। गूढ़ भूमि ऐसी भूमि होती है जो मंदिरों की देखभाल, यानी कि मंदिरों की देखभाल करने के लिए या मंदिर निर्माण करने के लिए, जहाँ पर मंदिरों का निर्माण कर सको, या जो खर्च होता है अनाज, क्योंकि भंडारे होते हैं मंदिरों पर, अनाज की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्च होने वाले अनाज की व्यवस्था, क्योंकि अनाज की व्यवस्था कहाँ से होगी, भूमि से होगी, तो भूमि पर अनाज बो जाएगा, तो उस भूमि पर अनाज बोते, और वो अनाज कहाँ लगा था, मंदिरों में लगा था। और ये भूमि किसे दी जाती, पुजारियों को दान में दी जाती है, तो ऐसी भूमि को ही गूढ़ भूमि बोला जाता है। फिर आता है बाज बहादुर। बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ स्थित हथियाल देवल मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हथियाल देवल मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद्र। बाज बहादुर ने भोटिया व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया। ये पूछ ले जाएगा कि बाज बहादुर ने भोटिया व तिब्बतियों पर कौन सा कर लगाया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिरती कर। कौन सा कर, सिरती कर। बाज बहादुर चंद ने पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक में, जब पंवार राज्य पर आक्रमण करा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लड़ाई हुई थी शाहजहां और मैंने आपको बताया कि बाज बहादुर और शाहजहां ने मिलकर पंवार पर क्या किया, आक्रमण किया। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, नंदा देवी की मूर्ति, जो उनकी कुलदेवी थी, नंदा देवी की जो मूर्ति थी वो गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा के किले में क्या कर दी, स्थापित कर दी। कहाँ किले में, अल्मोड़ा के किले में इसने क्या करी, स्थापित की। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि चंद्रवंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसने विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा में स्थापित की।
तेलू रतौली, तेलू रतौली बाज बहादुर की क्या थी, समकालीन थी। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले जाता कि तेलू रतौली किसके समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी भाई, बाज बहादुर के। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोलते हैं सब भाई, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई तेलू रतौली। नेक्स्ट आता उद्योग चंद। उद्योग चंद चंद वंश का 51वां शासक था और जो उसका शासनकाल है 1678 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक रहता। और यह बाज बहादुर का बड़ा पुत्र था, क्योंकि हमने इससे पहला शासक पढ़ा कौन था, बाज बहादुर। बाज बहादुर का जो पुत्र था वो कौन था, उद्योग चंद था। ऐसा माना जाता कि दाई माता, कौन सी माता भाई, दाई माता की बीमारी थी जिसका इलाज उसके राजवेद किसने किया भाई, वरदेव ने। पूछ ले जाएगा कि जो उद्योग चंद इसके राजवेद कौन थे, तो कौन थे इसके, वरदेव। और दाई माता की बीमारी क्या होती है भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दाई माता हमने सुना है बचपन में, जब बच्चे बच्चे पैदा होते हैं तो एक माता होती है, सब बोलते दाई माता। अब यह बीमारी भी है कोई, तो दाई माता कौन होती है भाई, दाई माता आपको पता है, लेकिन दाई माता की बीमारी कौन सी होती है, इसे बोलते हैं हम चिकन पॉक्स। बताओ भाई, चिकन चाकन आ रहा है आज, मूड खराब। चिकन पॉक्स कौन सी भाई, चिकन पॉक्स, जिसे हम बोलते हैं छोटी माता। क्या कहते हैं, छोटी माता। तो यार कौन किसे दिया छोटी माता की बीमारी, यह बीमारी थी उद्योग चंद, और इसका इलाज किसने किया था, उसी के राजवेद वरदेव ने इसका इलाज किया था। उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हिरू देव उबा तथा दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था। इसके दो सेनापति थे, क्योंकि जो पहला सेनापति होता ये बंदा क्या होता, मारा जाता डोडी नरेश के सामने, जब युद्ध होता तो ये मारा जाता। दोनों ही सेनापति इसके मारे जाते हैं। अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसा। उद्योग चंद भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था। सबसे पहले तो जो भारतीय चंद था उसने डोडी नरेश के साथ में युद्ध किया, संघर्ष किया और 12 वर्षों तक युद्ध किया और उसमें जीतता हो, जिससे उसने कर मुक्त करा। उसके बाद उद्योग चंद ऐसा शासक आता जो डोडी नरेश से लड़ता, युद्ध करता। और उद्योग चंद डोडी नरेश देवपाल के समकालीन था, ये बहुत पूछ जाते हैं भाई। तो उद्योग चंद किसके समकालीन था, डोडी नरेश देवपाल के समकालीन था। और फिर आता डोटी अभियान। डोटी नरेश ने काली कुमाऊं यानी कि जो चंपावत के भाग था, चंपावत काली कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। लेकिन उद्योग चंद ने उन्हें वहां से क्या कर दिया, भगा दिया। उद्योग चंद बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसने लड़ाई करी और लड़ाई मुंह छेत्ता उनका, वहां से उन्होंने क्या कर दिया, डोडी के नरेशों को भगा दिया। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक थे, मुंह छितवाने के लिए तैयार ही नहीं होते हर समय। इन्होंने फिर आक्रमण करा, मानने नहीं एक बार मुंह छितवा गए। अब देखो भाई, उद्योग चंद ने जो डोटी थी, डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ ले जाएगा, डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, अजमेरगढ़। क्या थी, अजमेरगढ़ पर 1683 ईस्वी में अधिकार कर लिया, क्योंकि ये मान नहीं रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, उद्योग चंद सीधा गया, लड़ाई करी और डोटी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी 1683 ईस्वी में, उसमें क्या करा, अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इसे एक बहुत ज्यादा दुखी पहुंचता, नुकसान भी होता। जो उसका सेनापति होता, प्रथम सेनापति हीरू देवबा, क्या होता, इस युद्ध में मारा जाता। इस युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डोडी नरेश ने पुनः चंदों की सीमा पर आक्रमण किया। अब डोडी नरेश अभी भी नहीं मानना, इसने फिर अपना मुंह छितवाने के लिए फिर क्या किया, चंदों की सीमाओं पर आक्रमण किया। लेकिन उद्योग चंद ने 1668 में, कब, 1668 में डोटी की शीतकालीन, पहले तो मुंह छितवाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी छिनवा ली, अब फिर मुंह छितवाया। अब क्या हुआ, इन्होंने शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इन्होंने इसकी दोनों ही राजधानी जीत ली। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ वो भी जीत ली और शीतकालीन राजधानी जुराइल द्वीप वह भी जीत ली। यह जीती 1688 में और ये जीती 1683 में। लेकिन अभी भी नहीं मानना है बंदा। फिर क्या होता, डोटी नरेश एक युद्ध लड़ते फिर कुछ दिनों बाद में, जिसे बोलते हैं जुराइल दीपाइल कोटा युद्ध।
ये युद्ध होता जुराइल रिपाइल कोटा युद्ध लगभग 1996 के बाद। कब होता? सॉरी 1696 के बाद की घटना है। 1696 में क्या होता, जो डोडी नरेश इसके मध्य उद्योग चंद और डोडी नरेश के मध्य एक संधि होती है, और उस संधि में कहा जाता कि मैं उद्योग चंद को कर दूंगा, लेकिन क्या होता है ये कर नहीं देते, कर देना बंद कर देते हैं। तो फिर युद्ध होता जुराइल रिपाइल कोटा युद्ध, और इस युद्ध में क्या होता, चंद्रवंश हार जाता। कौन? चंद्रवंश हार जाता है और डोडी नरेश जीत जाते हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता वो होता जो इसका द्वितीय सेनापति था शिरोमणि जोशी, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना जुराइल रिपाइल कोटा युद्ध ये होता 1696 के बाद, और इसमें चंद्रवंश जीत जाते हैं। तो इससे हमने एक बात सीखी है कि बार बार लड़ो जब तक ना जीत जाओ। तो यहाँ से चंद्रवंश हार जाता, डोडी नरेश क्या करते हैं, जीत जाते हैं। कई बार मुंह छिदवाने के बाद जीत जाते हैं, ठीक है। और शिरोमणि जोशी की स्कीम में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता हमारा ज्ञानचंद चंद्रवंश का 52वां शासक था। इसका शासनकाल 1698 से लेकर 1708 के आसपास रहता। और ऐसा माना जाता जो ज्ञानचंद था इसने क्या किया, बधानगढ़ पर, जो गढ़वाल था, गढ़वाल में बधानगढ़ था, बधानगढ़ पर इसने डायरेक्ट आक्रमण करा। आक्रमण करने के बाद इसने वहां से जो नंदा देवी की सोने की मूर्ति थी उसे उठाने के बाद उसे अल्मोड़ा लेकर अल्मोड़ा के अंदर ही नंदा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर के अंदर वह सोने की मूर्ति स्थापित की। देख लेते हैं, ज्ञानचंद ने 1699 में गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण किया और नंदा देवी की सोने की जो प्रतिमा थी उसे साथ ले आया। वह अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर निर्मित करवाया और उस मंदिर में उस मूर्ति को रखवाया। इसने औरंगजेब की मदद से पंवार राजवंश पर क्या किया, आक्रमण। इस पर भाई पंवार राजवंश पर आक्रमण करा। तो ध्यान रखना ज्ञानचंद के समकालीन कौन सा राजा है भाई, मुगलों का औरंगजेब। और 1703 में दुधौली के युद्ध में पंवार शासक फतेह शाह को हरा। किसा राज ना, फतेह शाह को। और फतेह शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर को छोड़कर, जो फतेह शाह था वो अपनी राजधानी श्रीनगर को छोड़कर भाग गया वहां से। और जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद को यहाँ से बहुत माल मिला। क्या होता, बहुत ज्यादा अत्यंत माल मिलता लूटपाट का। और जो श्रीनगर था, इसने ज्ञानचंद ने क्या किया, ज्ञानचंद ने जो श्रीनगर था एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में देकर वहां से आ जाता। तो ध्यान रखना फतेह शाह पर इसने आक्रमण करा 1703 में। और 1703 में जो वहां से माल मिलता है उसे तो अपने साथ लेगा, लूटपाट में जो माल मिला। लेकिन जो श्रीनगर था, क्योंकि श्रीनगर छोड़कर भाग गया, उस श्रीनगर को वहां का एक ब्राह्मण था दान में देकर आ जाता। अब आता है जगतचंद का जो ये चंद्रवंश का 53वां शासक था और इसका शासनकाल 1708 से लेकर 1720 के आसपास होता। ऐसा माना जाता है कि जगतचंद था बहुत ही लोकप्रिय शासक था, जनता बड़ा प्रेम करती इससे, ठीक। और इसकी जो नीति थी वो लोक हित में होती, यानी कि जनता के हित में होती। यह एक कुशल और लोकप्रिय शासक था और इसने जनता के हितों में अनेक कार्य किए। इसीलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं में चंद्रवंश का सोनकाल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला। कुमाऊं में चंद्रवंश का सोनकाल किसके शासनकाल को माना जाता है, जगतचंद। ज्यादा जगतचंद और ज्यादा ही जनता के मामले में इसने अच्छे फैसले लिए, जनता की बहुत भलाई की, इसलिए चंद्रवंश का सोनकाल कहा जाता है। जगतचंद ने मुगल बादशाह बहादुर शाह से क्या की, भेंट की। किससे भेंट की, बहादुर शाह से। जगतचंद ने अपने शासनकाल के पहले ही वर्ष में, जैसे इसका पहला वर्ष शुरू होता तो उसने लोहाबगढ़ व बधानगढ़ में जितने भी गढ़ सैनिक थे उन्हें सबको क्या करा, मार गिरा। अब क्या होता, श्रीनगर में जगतचंद व फतेह शाह के बीच, क्योंकि फतेह शाह पहला तो श्रीनगर छोड़कर भाग गया था, लेकिन जैसे उसका शासनकाल खत्म हुआ फिर वापस सत्ता में बैठ गया। फिर क्या होता, जगतचंद और फतेह शाह के मध्य युद्ध होता। इस युद्ध में जो गढ़ नरेश था ये देहरादून भाग गया। इसे भागने का ही काम था और कुछ नहीं। पहला लड़ाई में
जब श्रीनगर छोड़ गए और लखनऊ भाग गया, फिर लड़ाई बजी, ये बंदा फिर अपना मुंह छितवाड़ा से बचने के लिए देहरादून भाग गया। चलो भाई भागता ही रहो। फिर जो जगत चंदा इसकी जो मृत्यु हो वो चेचक के कारण हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।